हेलो एवरीवन, आज ही मेरा लेक्चर नंबर 12 है ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए थे कलर कोड, कार्बन रजिस्टर्स का कलर कोड देखकर उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो हम आपको बताए थे कि किसी कार्बन रजिस्टर में 4 कलर बैंड होते हैं, उन चारों के अकॉर्डिंग हम लोग उसका एक टेबल के जरिए वैल्यू देखकर रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो वर्क जो होगा वही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। यहाँ भी वही चीज़ है। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स के द्वारा जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोर्स के द्वारा करंट के मैग्नीट्यूड को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए इसके बारे में हम लोग पहले लिखते हैं। इन जनरल वर्क डन बाय ए सोर्स टू मेंटेन ये करंट को मेंटेन करने के लिए इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए किसी सोर्स के द्वारा किया गया वर्क ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। एक फिगर इसका बना लेते हैं। फिगर में जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किट है और एक रजिस्टर्स लगा हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस चार्ज को मान लीजिए ए से बी तक जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एनर्जी के रूप में। यहाँ से यहाँ तक वी का वैल्यू हो गया पोटेंशियल। ठीक है, पॉइंट हम लोग यहाँ देंगे ए और ये दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ दे देंगे बी, और ये रजिस्टर आर लगा हुआ, कुछ इसका अपना रेजिस्टेंस होगा। हम लोग इसी के अनुसार अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेते हैं कि एक चार्ज क्यू है जिसको ए से बी तक जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। इसके बारे में लिखते हैं। लेट क्यू बी द चार्ज विच जो ट्रैवल करता है या फ्लो करता है, which is flowing from point A to B as shown above, जैसा कि ऊपर में दिखाया गया है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं करंट का। देन Q बराबर IT, बिकॉज चूंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई T। सो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? IT। ये हो गया Q इक्वल टू IT। और यहाँ पर जो V देख रहे हैं, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर लिख सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ? बिटवीन पॉइंट A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन A एंड B। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नामक चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V का फॉर्मूला क्या होता है। हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो वर्क डन, जो वर्क काम हो रहा है चार्ज को कैरी करने में एक जगह से दूसरे जगह तक, टू कैरी द चार्ज, चार्ज को कैरी करने में इज
गिवन बाय, क्योंकि अभी हम आपको बताएं V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, सो W बराबर हो जाएगा वी क्यू। देखिए क्योंकि V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, सो W बराबर वी क्यू। अभी हम लोग V का फॉर्मूला, Q का फॉर्मूला देखें इक्वेशन 1 में, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 W बराबर वी आई टी, W बराबर वी आई टी। अब ये जो वर्क डन है ये इक्वल होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी E का, यही वर्क डन जो है इक्वल होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी E का, जो कि कंज्यूम्ड होगा उस सर्किट में। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी E कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मतलब जो खपत होगा इन द सर्किट, which is given by। अब जो ये W हो जाएगा वो E बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं W की जगह E बराबर V आई टी। देख लीजिए E बराबर V आई टी, और हम लोग ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं V का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं, we know from Ohm's law V इक्वल टू आई आर। तो अब जहां पर V है इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 2, यहां पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आई आर फ्रॉम इक्वेशन 2 E इक्वल टू आई आर इंटू आई, और यहां से T पहले से मौजूद है। देखिए V की जगह पर पुट कर दिया आई आर, और ये I पहले से था, T पहले से था, I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, E बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब हम लोग इसको अगर V के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा ये फाइंड आउट हो गया, और E बराबर लिख सकते हैं V स्क्वायर टी बटा में आर। V स्क्वायर टी बटा में आर कैसे आया, V स्क्वायर टी बटा में आर, देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर है, आर है, तो दोनों में स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर आर नीचे देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगर हम इसमें स्क्वायर देंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी, मतलब आर से मल्टीप्लाई किए तो आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आई स्क्वायर आर स्क्वायर को हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आर, और ये टी पहले से बचा हुआ। अब आई आर किसके बराबर होता है, देखिए आई आर किसके बराबर, V के बराबर होते हैं, क्या लिखा है V, तो हो जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन आर, यहाँ से E चला आ रहा, तो यही चीज तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, E इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन में आर, और ये E क्या है, यही E है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब एनर्जी का यूनिट आप लोग पढ़ते आए हैं बहुत पहले से, 11th क्लास से, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होगा जूल, ठीक, E बराबर आई स्क्वायर आर टी, जूल लिख सकते हैं, लिख देते हैं इसको ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट जूल, और एक यूनिट हो सकता है, अभी हम फॉर्मूला देखे थे E इक्वल टू वी आई टी। देखिए चूंकि E इक्वल टू वी आई टी, तो V का क्या होगा वोल्ट, I का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, और VAS ऐसे भी लिखा जा सकता है, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेवेंथ क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो पावर को कैसे डिफाइन किया गया है, पावर का डेफिनेशन था वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। वही डेफिनेशन को यहां पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लिखते हैं इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज the work done, the rate of doing electric work, या work done, the rate of doing electrical work। हम लिख सकते हैं that is
इलेक्ट्रिक पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, कितने समय में कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया। और पावर का P, एनर्जी कंज्यूम्ड का E बटा में टाइम का T, P बराबर E बटा में T। और अभी हम लोग देखें E यानी कि वोल्टेज लिख सकते हैं यहाँ पर, और P बराबर I स्क्वायर R बटा में T, क्योंकि E बराबर क्या आया था हमारा I स्क्वायर R, और लिख सकते हैं P बराबर V बाई T, V स्क्वायर, हाँ P बराबर आई स्क्वायर आर लिखेंगे ना, T नहीं आएगा, P बराबर आई के आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटा में R, V स्क्वायर बटा में एक आर से हम लोग को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये P बराबर, और लिख सकते हैं हम लोग V इंटू आई। ये बहुत सारा फॉर्मूला पावर का एनर्जी के टर्म में, पावर का करंट के टर्म में, पावर का वोल्टेज के टर्म में, पावर का वोल्टेज और करंट के टर्म में। P बराबर E बाई टी, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर बटा आर, और P बराबर V इंटू आई, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, ये भी लिखा जा सकता है। ये हो गया सिंबल वर्ड्स में, इलेक्ट्रिक पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। ठीक, अब इसका भी यूनिट हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर का यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, वाट होता है। जेम्स वाट साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, उनके सम्मान में वाट। और दूसरा लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। ये जूल पर सेकंड कैसे आया, फॉर्मूला देखिए यहां पर बगल में, एनर्जी का जूल, टाइम का सेकंड, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा जूल पर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। अब अगर कहीं लिखा हो 1 kW, इसका मतलब हो गया 1 किलोवाट, 10 का पावर 3 वाट, ये हो गया किलो का वैल्यू। अगर लिखा हुआ 1 एम वाट, MW यानी 1 मेगावाट, अब मेगा का वैल्यू मतलब होता है 10 का पावर 6, और अगर लिखा हुआ है 1 HP तो इसका वैल्यू होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर, HP का मतलब हो गया 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर जो होगा वो 746 वाट के इक्वल होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल बनाने के टाइम भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग टॉपिक जो पढ़े उसमें हम लोगों ने दो चीज के बारे में जानकारी लिया, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वर्क डन ही है जो हमें सोर्स के द्वारा करना पड़ता है किसी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। दूसरा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन किया गया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क से, यानी वर्क डन बटा में टाइम जो होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पावर के। नेक्स्ट हम लोग जो अब टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स हम लोग देखें उसका कॉम्बिनेशन हम लोग कितनी तरह से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इसके पहले वाले यूनिट में जो यूनिट 1 है कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, और हम लोग देखने जा रहे हैं रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। जिस प्रकार कैपेसिटर्स का दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक उसी तरह से रजिस्टर्स का भी दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल।
टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो दो तरह का कॉम्बिनेशन हो गया। पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम आपको इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें बोला जाता है जब हम लोग एक से ज़्यादा रजिस्टर्स को एक लाइन में इस तरह से कनेक्ट करते हैं। एक लाइन में कहने का मतलब है कि इसका जो टर्मिनल होगा वो दूसरे रजिस्टर के पहले टर्मिनल से, और दूसरे रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है तीसरे रजिस्टर के पहले टर्मिनल से जुड़ा हो। और इस तरह से जब ये जुड़ता है तो करंट का मैग्नीट्यूड हर एक रजिस्टर में सेम होता है। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो करंट यहाँ से अगर I फ्लो कर रहा है तो I का वैल्यू जहाँ इसके लिए जितना होगा सेम इसके लिए भी और सेम इसके लिए, तीनों के लिए इक्वल होगा। ठीक इसका उल्टा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा, तीन रजिस्टर्स को हम लोग एक साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। R1, R2, R3। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा I, वो आप देख रहे हैं करंट जो होता है पानी के जैसा होता है। पानी को जहां जहां रास्ता मिलेगा वहां वहां जाएगा। उसी प्रकार से करंट को यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन रास्ता मिल रहा है, तीन डायरेक्शन। तो यही करंट तीन जगह डिवाइड होकर कुछ भाग इसमें, कुछ इसमें और कुछ इस रजिस्टर में जाएगा। फिर जितना करंट यहाँ से जाएगा वो करंट आपस में कंबाइन होकर यहाँ से आउटपुट के रूप में निकलेगा। तो आप सबसे बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए सीरीज में और पैरेलल में। पैरेलल में सारे रजिस्टर्स का एक एंड एक तरफ, दूसरा एंड एक तरफ कनेक्टेड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट एक ही रहता है, वो डिवाइड नहीं होता है। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप फिगर से देख रहे हैं। यहाँ पर बैटरी से हम लोग कनेक्शन करेंगे तब ये सर्किट कंप्लीट होगा, प्लस माइनस। इसको भी हम लोग इस तरह से बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब ये सर्किट कंप्लीट होगा, प्लस माइनस। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों का डेफिनेशन और इनका डेरिवेशन भी लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।